जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और सेल्स टैक्स के पिछले 2 लेक्चर्स में आपने काफ़ी हद तक रजिस्ट्रेशन के बारे में जान चुके होंगे। तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अब उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर में। इनका रजिस्ट्रेशन एक ज़रा लेंथी चैप्टर था एक हिसाब से, लेकिन ईजी था। तो इसको हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे, तो अब तीसरे पार्ट को मैं इंशाल्लाह आज डिस्क्राइब कर दूंगा। तो इसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पर जाना, तो फिर जो जो साथ साथ थ्योरी लाजमन होंगी उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आप समझ लें, रजिस्टर होता है ना, रजिस्ट्रेशन को खत्म करेंगे तो डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसको अगर आपने याद रखना है तो डी रजिस्ट्रेशन क्या होता है जी? अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी डी रजिस्टर्ड और मे अप्लाई फॉर डी रजिस्ट्रेशन इन दी फॉलोइंग केसेस। वो कहता है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है डी रजिस्ट्रेशन के लिए इन दी फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस आपका है जी ए, ceases to carry on business। क्या है ये कैरी ऑन बिजनेस? ceases क्या करना है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु ceases to carry on his business or whose supplies become exempt shall apply to the commissioner for deregistration, and the commissioner may on such application or on its own initiative recommend to the computerized system to cancel the registration from a date not later than 90 days from the date of application or the date all the dues are cleared, whichever is later। वो कहते हैं कि किस सूरत में ये अप्लाई कर सकता है डी रजिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट, अगर तो उसको कैरी ऑन बिजनेस करना है तो उसमें इसको किस सूरत में अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते हुए डी रजिस्ट्रेशन करना है। उसने कहा जी कि हर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन रखना चाहता है, लेकिन अगर तो वो एग्जाम सप्लाईज कर रहा है तो वो कमिश्नर को कहेगा कि मेरी डी रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जाम सप्लाईज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे डी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। लेकिन वो कब करेगा? 90 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि जिस वक्त उसने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर अगर वो अप्लाई कर देता है तो उस सूरत में उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा कमिश्नर की वेरिफिकेशंस के बाद। इन द एक्सेप्शन ऑफ कि उसकी तमाम जो ड्यूज हैं क्लियर हों ड्यूरिंग या लेटर। उसके बाद ऑन एनी वैलिड रीजन a registered manufacturer who after registration is covered by the definition of cottage industry may also apply for deregistration. Likewise, a retailer may also apply for deregistration on any valid reason। दो पर्सन, एक रिटेलर और एक वो पर्सन जो कॉटेज इंडस्ट्री रखता है। और कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, आपने जाकर वहां पढ़नी है। डेफिनेशंस के पोर्शन में आपको मिल जाएगी डेफिनेशन, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि मुझे आप इस लेक्चर के बाद बताइएगा कमेंट्स की सूरत में कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। अच्छा, तो एक पर्सन है जिसने जिससे कारोबार शुरू किया उस वक्त उसकी जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन उसके बाद की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कॉटेज इंडस्ट्री की बन गई, तो उस सूरत में वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर वो रिटेलर जो डी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से पूरा उतरता हो। सी में सेटिस्फेक्शन ऑफ कमिश्नर। द कमिश्नर after satisfying himself shall direct the applicant to discharge any outstanding liability if any by filing a final return। वो कहता है जी जो कमिश्नर है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो डायरेक्ट एप्लीकेंट को कहता है कि अपनी जो तमाम आउटस्टैंडिंग इनकी जो पेबल लाइबिलिटीज हैं उनको पे करे और देन डिस्चार्ज कर देता है। उसके बाद उसकी फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न, अगर उसे कोई भी जो लाइबिलिटीज को पे करने के बाद एक फाइनल रिटर्न फाइल करते उसके पास डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर डी रजिस्ट्रेशन। The following procedure shall be adopted for deregistration। अब वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा तरीकाकार है जो deregistration के लिए फॉलो करना चाहिए। 1. The person liable to be deregistered shall apply to the concerned commissioner who on such application or on his own initiative may order to deregistration or cancellation of registration। और वो पर्सन जो चाहता है कि उसको deregister कर दिया जाए वो डायरेक्ट अप्लाई करेगा कमिश्नर के ऑफिस में। कमिश्नर को जो कि इस चीज का अख्तियार रखता है कि वो उस एप्लीकेशन पर अमल कर सके और कंप्यूटराइज सिस्टम में से उसको डिस्चार्ज कर सके, डीरजिस्टर कर सके। सेकंड, a person shall not be deregistered if he does not provide record for audit or inquiry। वो पर्सन डीरजिस्टर नहीं किया जाएगा जो किसी भी उसने अभी तक ऑडिट या इंक्वायरी का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया।
कंपनीज का होता है ऑडिट है, आप ऑडिटिंग का एक सब्जेक्ट है जो आप तफसील से पढ़ेंगे, बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, और बीकॉम आईटी वाले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थर्ड में the commissioner shall complete the proceedings or inquiry within 90 days from the date of application। जिस डेट पर एप्लीकेशन उसने दी है वहां से लेकर मजीद 90 डेज यानी कि 3 महीने तक कमिश्नर के पास टाइम होता है कि वो इंक्वायरी कर सके तमाम प्रोसीडिंग्स के लिए। फोर्थ, where the commissioner is satisfied that the registered person is liable to be deregistered। अगर कमिश्नर satisfied है कि इस person को deregistered होना चाहिए या इस पर रिक्वायरमेंट से पूरा उतरा, he shall direct the applicant for filing the final return। तो वो डायरेक्ट एप्लीकेंट के फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 28 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड सेटलमेंट ऑफ हिज एनी आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। वो डायरेक्ट एप्लीकेंट के पास उसको कहता है, उससे रब्ता करता है, कॉन्टैक्ट करता है कि जी आप फाइनल रिटर्न फाइल करें अंडर सेक्शन 28 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और अपनी तमाम जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है उनको पे करें। आफ्टर पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी द LRO शैल रेकमेंड टू CRO फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हु शैल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। वो डायरेक्ट होता है LRO और CRO के पास कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दें। LRO एंड CRO ये क्या होते हैं, ये आपने मुझे बताना है। आपकी अब दो चीजें होंगी, दो आपकी असाइनमेंट्स हो गई हैं, समझ लें। आपने मुझे कमेंट्स की सूरत में बताना है कि LRO और CRO क्या है, और फर्स्ट मैंने आपको बता चुका हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा जी, 4 रिक्वायरमेंट के बाद 5th रिक्वायरमेंट है जी के The order for cancellation shall be issued within 90 days from the date of application or the date on which the total tax liability has been paid by the registered person, whichever is later। वो कहते हैं कि जी जो कैंसिलेशन का ऑर्डर है वो 90 डेज के अंदर अंदर जो उसने एप्लीकेशन दी थी तब, या फिर जिस वक्त उसने अपनी टोटल लाइबिलिटी पे कर दी रजिस्टर्ड पर्सन ने तब, जो भी डेट आपकी लेटर होगी, इसमें लेटर जो बाद में डेट होगी इन दोनों में से, और उसने लाइबिलिटी जिस डेट को पे की, यहाँ पे उसको 90 डेज पूरी होगी जो उसने एप्लीकेशन दी थी, उस वक्त उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा, कैंसिलेशन कर दी जाएगी। एंड द लास्ट वन 6 इज दैट the deregistration in a case where the registered person has not filed the sales tax return up to 6 consecutive months। 6 महीने साथ साथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, सिक्स एंड फिफ्थ। तो ये क्या है कि उसने साथ साथ अपने आने वाले मंथ्स में उसने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। आप लोग जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सालाना फाइल होती है, जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो आपकी माहाना फाइल होती है। उसने अगर ये फाइल नहीं की 6 महीनों तक, shall not be made unless the person has been given an opportunity of being heard। तो उसको डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा अनलेस उसको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि उसको बुलाकर उससे बात सारी कर ली जाए। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। अब इसके असरात क्या मुरतब होते हैं, क्या इसके इम्पैक्ट डी रजिस्ट्रेशन के। Where a person is deregistered then the said person, अगर तो उसको रजिस्टर कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, has no longer to maintain the sales tax record। However, the previously maintained record has to be kept in fact for a period of 6 years। वो कहते हैं उसको मजीद अपने सेल्स टैक्स रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो डी रजिस्टर्ड हुआ है उससे पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स उसके पास मौजूद थे उसको वो 6 सालों तक अपने पास संभाल कर रखने होंगे। सेकंड, कैन नॉट चार्ज सेल्स टैक्स टू हिज कस्टमर्स आफ्टर द डी रजिस्ट्रेशन। उसको अपने कस्टमर्स पर होता है ना सेल्स टैक्स लगा होता है। इसमें आपको मिसाल दे दूं, आप कोई भी जूस, कोई भी बोतल आप पेप्सी की लेते हो, कोई भी आप चीज परचेज करते हो, उस पर सेल्स टैक्स लगा होता है जो हमसे कंपनी ले रही थी, वो कंपनी हमसे लेकर आगे SPR को जमा करवाती है। तो ये वही चीज है। तो अब वो किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं करेगा अपने कस्टमर्स को क्योंकि वो डी रजिस्टर कर दिया गया है। थर्ड, कैन नॉट क्लेम द क्रेडिट फॉर इनपुट टैक्स। जिस वक्त उसको डी रजिस्टर कर दिया गया है तो जी कहेगा क्रेडिट, उसको किसी भी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रिफंडमेंट ऑफ टैक्स। रुपये में FPR से रिफंडमेंट मिलती है उस पर्सन को जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई हो। And the fourth one is that cannot claim the refund on zero rated basis even if the goods are exported, and कि उसको किसी भी किस्म का क्लेम नहीं मिलेगा। वही बात हो गई जो आपको जीरो रेटेड सप्लाईज पे क्लेम मिलता है, रिफंडमेंट मिलती है। 5 has to account for sales tax on any stocks and assets in hand। उसको वो तमाम सेल्स टैक्स जो कि उसके स्टॉक्स हैं और एसेट्स इन हैंड है उस पर उसको हिसाब रखना पड़ेगा। अच्छा, नोटिस ने दिया द ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज रिलेटिंग टू द पीरियड व्हेन अ पर्सन कंडक्टेड बिजनेस एज अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be affected by the fact
that he ceased to be a registered person or his registration has been cancelled. अच्छा जी, then हमारे पास next है stocks at the time of deregistration. अब stocks का क्या treatment होगा? जिस वक्त वो पर्सन डीरजिस्टर्ड हुआ है उस वक्त उसके पास कुछ स्टॉक मौजूद था, कुछ उसके पास एसेट्स वगैरह मौजूद थे, तो उनका क्या तरीकाकार होगा, क्या उनको काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसमें वो लिखा हुआ है। ए एंड बी दो पार्ट्स है इसके। ए में उसने कहा क्लोजिंग डाउन द बिजनेस और कंटिन्यूइंग टू ट्रेड बिलो द थ्रेशोल्ड। इन सच केस द person has to account for the sales tax on all stocks and assets in hand at the close of business at the day on which he is deregistered। जिस डेट पर वो deregistered हुआ है उस डेट पर तक उसको तमाम अपने जो स्टॉक्स हैं और एसेट्स इन हैंड थे जो कि क्लोज ऑफ बिजनेस के होते हैं डेट पर, उसको उन तमाम चीजों का हिसाब रखना पड़ेगा। एंड बी ट्रांसफरिंग द बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न और चार्ज इन द लीगल स्टेटस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन where the business has been transferred to another registered person। अगर तो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया गया रजिस्टर्ड पर्सन को, then there will be no need to account for the sales tax on stocks and assets in hand। तो यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि उस तमाम चीजों का हिसाब रखे जो कि स्टॉक्स में है, जो एसेट्स इन हैंड में। एट द डेट ऑफ ट्रांसफरिंग द बिजनेस, जिस डेट पर वो बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, बट where the buyer of the business is not a registered person। अगर तो जो बिजनेस को परचेज करने वाला बायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, then the transferor has to account for the sales tax on all stocks and assets in hand at the time of transfer of the business। तो उस वक्त उसको तमाम एसेट्स पर और स्टॉक्स पर जो टैक्स है उन तमाम को अकाउंट करना पड़ेगा। then एक आ गया आपके पास डी रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट वन आपके पास है सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। डी रजिस्टर्ड क्या था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कमिश्नर को अप्लाई करता है, उसके लिए डी रजिस्ट्रेशन करवाता है। और सस्पेंशन का इसमें क्या है कि कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं जिस सूरत में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन को या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और याद रहे कि जो पर्सन बिजनेस की लाइफ में एक तो होता है ना कारोबार का एक तरीका कार होता है, अगर उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन हो गई है तो उस सूरत में उससे कोई बिजनेस करना नहीं चाहेगा और वो भी काफी हद तक उसको रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। तो बेहतर यही होता है कि उसको ब्लैक लिस्ट और सस्पेंशन ना होने के लिए ऐसे काम ना करने पड़े कि उसको इस हद तक पहुंचना पड़े। तो खैर इसका नुकसान पड़ते हैं। 1. The commissioner may blacklist a registered person or suspend his registration if he is satisfied that the registered person has। अगर तो वो satisfied है कि उसने ये काम किए हैं। 1. Committed tax fraud, उसने कोई टैक्स फ्रॉड किया है। Evaded tax है, उसने कोई टैक्स छुपाया है जो कि बनता था उसने छुपा दिया कि नहीं बनता। Failed to deposit the tax due on his supplies despite having recovered from the respective buyers। जिन लोगों ने उनसे चीजें खरीदी, सपोज करें जी पेप्सी कंपनी है, उन्होंने हमसे सेल्स टैक्स तो ले लिया, हम लोग बोतल वगैरह परचेज करते हैं, उन्होंने हमसे सेल्स टैक्स हर बोतल पर लेते हैं। ये इनडायरेक्ट आपके टैक्स होते हैं जो हर पर्सन पर बराबर लगे होते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं उनकी तनख्वाह जितनी भी है वो भी 20 रुपये टैक्स दे रहे हैं सपोज करें, और एक पर्सन है जो कि दिहाड़ीदार है मजदूर है वो भी उसको परचेज करके 20 रुपये ही टैक्स दे रहा है। आपकी सेल्स टैक्स है जो आपकी ये बोतल्स वगैरह पर लगा होता है, तो उसने टैक्स तो ले लिया कंपनी ने लेकिन उसको जमा नहीं करवाया, तो उस सूरत में उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दी जाएगी या फिर ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। सेकंड, under such case the commissioner shall suspend the registration of the concerned person in writing। Thereafter a proper inquiry shall be conducted and as a result thereof the commissioner may blacklist such person। The blacklisting order shall be without prejudice to any action which may be taken against such person under the law। The orders for recover of evaded amount of tax or deregistration may also be issued। वो कहते हैं जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कमिश्नर क्या लेगा, उसको राइटिंग के तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, राइटिंग नोटिस उसको आ जाएगा। देन उसको प्रॉपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी किस पर्सन ने ये काम किया है या नहीं किया, और थर्ड नंबर उस पर्सन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट एक कानून एक लॉ जारी किया जाएगा, लॉ के अंदर एक्टिव प्रैक्टिस की जाएगी और उससे वो तमाम जो अमाउंट ऑफ टैक्स उसने इवेडेड की थी उसको रिकवर किया जाएगा।
एंड द थर्ड वन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, अब जो सस्पेंशन का उसका पीरियड चल रहा है उसके दौरान, the invoice issued by such person shall not be entertained for sales tax refund or input tax credit। अगर तो उस सूरत में जो उसको सस्पेंड कर दिया गया है, अब उस दौरान उसने कोई भी चीज परचेज की है या सेल की है और उस पर उसको किसी किस्म की कोई भी सेल्स टैक्स रिफंड या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्दर, once such person is blacklisted, एक दफा अगर ये पर्सन ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, the refund or input tax credit claimed against tax invoices issued by him, वो तमाम रिफंडमेंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि उसने लिए थे, जो कि उसकी तरफ से इशू किए गए थे, whether prior to or after the blacklisting, shall be rejected। such rejection order shall be self speaking appealable order। वो कहते हैं जी कि उसने पहले या बाद में, जिस वक्त वो डी रजिस्टर्ड किया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया, उससे पहले या बाद में जो भी उसने रिफंडमेंट ली या इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, वो तमाम का तमाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस रिजेक्शन को उसको सेल्फ स्पीकिंग, उसको खुद बताना पड़ेगा कि मैंने ये चीजें ली थी और इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया है। अच्छा जी, फोर्थ, द एफपीआर, द कंसर्न कमिश्नर, एफपीआर का जो कंसर्न कमिश्नर है, और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द एफपीआर, या तो कंसर्न कमिश्नर या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि एफपीआर की तरफ से ऑथराइज किया गया है, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, उन तमाम रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। ब्लॉक द रिफंड और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स, उन तमाम रिफंडमेंट को, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स को ब्लॉक कर देगा। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैज रीजंस टू बिलीव दैट सच पर्सन, अगर तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको उस पर बिलीफ और यकीन हो उसने ये काम किया है और वो काम ये है, इज इंगेज इन इशूइंग फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस, के परचेज तो उसने की नहीं। सपोज करें एक पर्सन है, उसने अपनी इनवॉइस में शो कर दिया कि मैंने जी 2 करोड़ रुपए की परचेज की है और हुकूमत से रिफंडमेंट ले ली, तो फ्रॉडलेंटली हो गया, मतलब धोखाबाजी हो गई। 2 लाख की 2 करोड़ की परचेजेस शो कर रहा है और 20 लाख या 30 लाख का रिफंडमेंट ले रहा है। जब उस वक्त उसने कमिश्नर ये इंक्वायरी की कि जिसने कहाँ से परचेज की है, कहाँ से इनवॉइसेस की बनी है, तो उस नाम की कंपनी कोई नहीं थी, तो उस सूरत में भी उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी। या इज इंगेज इन क्लेमिंग फ्रॉडलेंट इनपुट टैक्स और रिफंड्स, वही बात आ गई ना, उसने धोखाबाजी से इनपुट टैक्स लिया है, रिफंडमेंट्स लिए हैं। डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट और कंडक्ट एक्चुअल बिजनेस, किसी भी किस्म का उसका बिजनेस एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन उसने उसको शो करवा कर खुद को रजिस्टर करवाया हुआ था। इज कमिटिंग एनी अदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, यहाँ से कोई भी एक्टिविटी धोखाबाजी से फ्रॉडलेंटली मुलविस था। 5, the concerned authority may also direct the commissioner having jurisdiction over such person for further investigation and appropriate legal action। तो जो कंसर्न अथॉरिटी होगी वो कमिश्नर को डायरेक्ट हो जाएगी कि इसके खिलाफ जुरिस्डिक्शन में रहते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाए और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन इसके खिलाफ लिया जाए। अब आगे आपके पास है प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन एंड ब्लैकलिस्टिंग। अब तरीका कार है ना कि उसका सस्पेंड करने का, ब्लैकलिस्ट करने का क्या तरीका कार है। The following procedure shall be followed by the LTOs and RTOs for suspension and blacklisting of a registered person। LTOs large taxpayers unit और RTO regional tax office। सस्पेंशन आपने कर लिया तो क्या है इसका। 1, the commissioner having jurisdiction may suspend the registration of a person through the system without prior notice pending further inquiry। Such an action may be taken if he is satisfied that the person has issued fake invoices, evaded tax or committed tax fraud। The basis for such satisfaction may include, तो कहते हैं जी कमिश्नर जो है उसके पास इस चीज की हदूद है, अख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है कि वो इस रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सके, सस्पेंड कर सके किसी भी नोटिस के सिवा, विदाउट प्रायर नोटिस, और तमाम इंक्वायरी को फर्दरली उसको पेंडिंग पर कर दी। अगर तो वो इस चीज पर सेटिस्फाइड, उसको यकीन है कि इस पर्सन ने कोई फेक इनवॉइसेस इशू की हैं, कोई टैक्स इसने छुपाया है या इसने किसी भी टैक्स का फ्रॉड किया है, और वो तमाम की तमाम बेस कर रही होती हैं इन सेटिस्फैक्शंस पर जो कि आपके सामने दी गई हैं। 1, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस, जो उसने एड्रेस दिया था रजिस्टर्ड पर्सन ने, उस पर उस पर्सन को उसने देखा नहीं, वो है ही नहीं, वहाँ पर रहता ही नहीं।
Second, refusal by the registered person to allow access to business premises to or furnish records to an authorized officer. एक ऑथराइज पर्सन गया उसके पास, उसको जाके उसने डिमांड किया उस रजिस्टर्ड पर्सन को कि अपनी बिजनेस की जो प्रीमिसेस हैं, जो लोकेशंस हैं, जो जगह है, उसके रिकॉर्ड्स हमें दिखाए, उसके पेपर्स वगैरह दिखाए जाए, लेकिन उसने दिखाने से इनकार कर दिया, तो उस सूरत में भी उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी. थर्ड, एबनॉर्मल टैक्स फाइल है, प्रोफाइल उसने बनाई हुई है, taking excessive input tax adjustments, continuous carry forwards और sudden increase in turnover. मतलब सेल्स अपनी ज्यादा शो करता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा इनपुट टैक्स लेता जा रहा है. तो उस सूरत में क्या है, क्या नॉर्मल टैक्स प्रोफाइल उसकी बनी हुई है, उस सूरत में भी यहाँ पे मेकिंग सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम और मेकिंग सप्लाईज टू द ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन. ये बात थी जो मैं आपको कह रहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, कि उसने कोई भी परचेजेस या सेल्स की है, या तो उसने परचेजेस की है या उसने सप्लाईज की हैं किसी भी ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन, उसकी रजिस्ट्रेशन पहले से कैंसिल की हुई है, उसने उसको सप्लाईज कर दिया, उसने उससे परचेजेस उससे कर लिया, तो उस सूरत में भी कमिश्नर उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है. तो ये जरा पॉइंट पे अपने गौर करना है. तो इसलिए मैंने कहा ना कि बिजनेस की दुनिया में रजिस्टर होना लाजमी है. जहां पर ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड हो गए तो उस सूरत में आपका सारा बिजनेस का रिकॉर्ड ही खत्म हो जाता है. फिफ्थ, कि क्योंकि उस सूरत में अगर आपसे कोई भी परचेजेस करेगा, सेल करेगा, उसका भी बिजनेस रिकॉर्ड खराब होगा, इसलिए कोई भी पर्सन आपसे बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो सोचते उसका नुकसान ही होता है. तो याद रखें, कभी भी ऐसी कोशिश ना करें कि बिजनेस में आपको, बिजनेस की दुनिया में आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए या आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए. देन नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स, यहाँ तो उसने अपने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और हमने इसकी बात की है कि कंसेक्टिव 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक उसने अपनी फाइल्स रिटर्न नहीं की उस सूरत में. 6, recommendation of any other commission or any other reason to be specified by the commissioner, कोई भी इश्यूज हो. उसके बाद the suspension order shall be in writing and shall contain the reasons for suspension for the purpose of information and necessary action as per law. The copy of the order shall be endorsed to the following persons. वो कहते हैं कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो इन राइटिंग होना चाहिए और वो कंटेन होना चाहिए रीजंस उसमें वो तमाम की तमाम लिखी जो कि सस्पेंशन उसमें किस वजह से सस्पेंड कर रहे हैं, और उनको तमाम की तमाम जो ऑर्डर है उसको इंडोर्स करते हैं इन फॉलोइंग पर्संस को. जी, तो जो इंडोर्समेंट है उसने इन चीजों को करनी है. फर्स्ट, द कंसर्न्ड रजिस्टर्ड पर्सन, अगर तो कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कंसर्न्ड है उसको, all other LTOs and RTOs, the FBR's computer system, the STAR computer system and the customs wing computer system, इन तमाम की तमाम को उसने कॉपी फॉरवर्ड कर देने किस पर्सन को हमने डी रजिस्टर कर दिया है. थर्ड, सॉरी डी रजिस्टर कह रहा हूँ, ब्लैक लिस्ट कर दिया, सस्पेंड कर दिया है. थर्ड, the registration of a person who has not filed sales tax return for 6 consecutive months shall be suspended through the system without any notice. वही बात हमने पहले की है. Fourth, where the buyers and suppliers of such person whose registration suspended are also required to be suspended. वही बात हमने जो पीछे की है, अगर तो जो बायर्स हैं उसको जो सप्लायर्स हैं वो भी डी रजिस्टर्ड कर दिए जा चुके हैं, सस्पेंड कर दिए जा चुके हैं, तो उस सूरत में भी इस पर्सन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी. The commissioner shall be intimate the chief commissioner of the concerned LTO RTO complete facts of the case along with the reasoning requiring suspension of these buyers suppliers on the basis of this intimation proceedings for suspension and blacklisting of these persons shall be initiated. मैं आपको पॉइंट जरा इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ. देखें, मैंने आपसे पहले बात की है कि जिस पर्सन के जो बायर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो सस्पेंड उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ब्लैक लिस्ट हो चुकी है. अब इस पर्सन की भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कमिश्नर चाह रहा है कि इसको भी सस्पेंड कर दिया जाए, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, इकलाज हुआ है. तो उस सूरत में वो क्या करेगा, जिस जो पर्सन है जिसको वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाह रहा है वो उसके LTO RTO में जाएगा. LTO मतलब लार्ज टैक्स पेड यूनिट्स और RTO रीजनल टैक्स ऑफिस. उसका जो चीफ कमिश्नर होगा वहां का, उससे जाके सारा केस डिस्कस करेगा, उसके सामने तमाम फैक्ट्स पेश करेगा कि जी इस वजह से हम इस पर्सन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करना चाह रहे हैं.
तो उसके बाद उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। आई होप सो आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। सो पॉइंट नंबर 5 आपका, during the period of suspension the registered person shall not be entitled to adjustment and or refund of input tax। वही बात रिपीट हो रही है कि उसको किसी भी किस्म का कोई रिफंडमेंट नहीं मिलेगा। Similarly invoices issued by such person shall not be accepted for claiming input tax by his customers। कोई भी इनवॉइस इशू की जाएगी तो उसकी जो उसकी कस्टमर्स को इशू की गई क्योंकि वो पहले से सस्पेंड है, तो उसकी सूरत में भी उसको किसी भी किस्म का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। एंड 6 within 6(1) is that within 7 days of issuance of suspension order, the commissioner shall issue a show cause notice through registered post or courier service। The notice should clearly state that the person shall be blacklisted if within 15 days of the issuance of show cause notice। अच्छा जी, 7 दिन के अंदर अंदर उसको सस्पेंशन नोटिस को जो कमिश्नर है उसको शो कोज नोटिस एक करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर इसको हमने क्यों सस्पेंड किया है। उसके आगे से पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ 4। There is no response to the show cause notice, the person has provided the required record not required। अच्छा जी, the person has not allowed access to his business record premises and there exists any other reasons specified by the commissioner। इन वजूहात की बिना पर उसको बताना पड़ेगा कि इस वजह से हमने इसकी सस्पेंड की है। 7 where the suspended person is not available at the given address, the notice may be affixed on the main notice board of the LTO RTO। अगर तो उस पर्सन को गिवन एड्रेस पर नहीं पाया गया तो उसका जो नोटिस है उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का मेन नोटिस बोर्ड पर प्रेजेंट कर दिया जाएगा LTO या RTO के। उसके बाद 8 the suspension order shall become void ab initio if the of above referred show cause notice is not issued within 7 days of the suspension order। वो कहता है कि सस्पेंशन ऑर्डर है, अगर तो वो स्टार्ट से ही था कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए, अब इनिशियो का मतलब होता है कि वो स्टार्ट से ही धोखाबाजी में था, तो उस सूरत में उसको 7 डेज के अंदर अंदर उसकी सस्पेंड कर दी जाएगा अगर तो उसने रिप्लाई नहीं दिया था। 9th one is that the commissioner may revoke the suspension of a registered person। जो कमिश्नर है वो सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन की पर्सन की कर सकता है if he is satisfied on the basis of the reply to the notice and representation of person। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे कमिश्नर सस्पेंशन करने लगा उस पर्सन की, लेकिन उसको रिप्लाई आ गया उस पर्सन का कि जी मेरी सस्पेंशन ना की जाए, आपको वो तमाम चीज़ें प्रेजेंट कर देता हूँ। तो उस सूरत में भी उस पर्सन को जो रजिस्ट्रेशन है वो जो कमिश्नर है उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी सस्पेंशन, उसकी ब्लैक लिस्टिंग रोक सकता है। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, इसको क्लियर कर लिया है। आई होप सो आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आई हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट्स की सूरत में बता सकते हैं। देन आई विल बी देयर सून इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। और कुछ भी मसला हो तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।